तो 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। उसके बाद निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो 4 साल पहले यानी कि अगर हम 2019 की बात करें तो वित्त मंत्री ब्रीफकेस में बजट लेकर आते थे। वो अभी जो परंपरा है उसको भी बदला, तारीख में बदलाव हुआ। पहले फरवरी के आखिर में बजट पेश हुआ करता था और अब उसको पहली फरवरी को पेश किया जाता है। इसके पीछे भी काफी कुछ कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। ब्रीफकेस को मीडिया के सामने पेश किया जाता था, लेकिन अब हाथ में ब्रीफकेस की जगह टैबलेट आ गया, उसका रंग भी बदला और 2020 में इस ब्रीफकेस की जगह वित्त मंत्री का बही खाता इसको नाम दिया गया। फाइल की तरीके से ये होता है, लेकिन पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश किया, लाल पाउच में पैक टैबलेट को मीडिया के सामने पेश किया। और इस बार एक बार फिर से वही तस्वीर जो हर साल बजट से पहले की होती है, अपनी पूरी उस टीम के साथ जो दिन रात की मेहनत कर बजट को तैयार करती है। कड़ी मेहनत के बाद बिल्कुल तैयारी के साथ पैक्ड होकर ये टीम तैयार करती है बजट। उसी टीम के साथ निर्मला सीतारमण यहां पर फोटो सेशन कराती हुई। तो काफी लोक लुभावन घोषणाएं भी संभव हैं। ये मानने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी ये है कि आर्थिक तेज रफ्तार जिससे सरकार को खर्च करने की गुंजाइशें बढ़ा दी हैं। तो आज मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। अंतरिम बजट से अब हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी ने जबलपुर में कुछ लोगों से बातचीत की, बजट को लेकर चर्चा की। क्या उम्मीदें हैं लोगों को, आइए देखते हैं। हम चार्टर अकाउंटेंट मनीष कौशल से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं आप इस बजट से। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हमारे क्लाइंट्स की जो अपेक्षाएं हैं वो ये है कि काफ़ी सालों से हमारा स्लैब रेट सेम है और 2,50,000 जो मिनिमम छूट की लिमिट है मैक्सिमम, वो पिछले 10 सालों से है। तो सबकी अपेक्षा ये है कि इसको 2.5 लाख से बढ़ा के 5 या 10 लाख कर देना चाहिए। दूसरा, बचतों को बढ़ाने के लिए भी सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख की तक की लिमिट है उसे भी बढ़ा के 5 या 10 लाख कर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक नंबर का इकोनॉमी में आए और हम बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। दूसरा, एक नया जो प्रावधान लाया गया है कि एमएसएमई को यदि हम 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। सपोज यदि हमने कोई बिल 20 लाख का अगर हमने पेमेंट नहीं किया, वो आप हमारी आय में जोड़ देंगे तो उस पर 30% लगभग 6 से 7 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा। ये बहुत भयावह है। पहले भी ऐसा था कि यदि, और दूसरी चीज, इसको मैं सरकार का इंटरफेरेंस मानता हूं व्यापार में, क्योंकि यदि मेरे अपने व्यापारी से ये एक समझौता है कि मैं आपका पेमेंट 2 महीने में करूंगा और हमारा व्यापारी उसके लिए तैयार है, और लेकिन सरकार कहती नहीं 45 दिन में कर दीजिए, तो ये एक व्यापार में इंटरफेरेंस है। सरकार को रेगुलेशन करना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर तयशुदा लिमिट के बाद भी हम पेमेंट नहीं करते हैं तो जरूर पेनलाइज करिए। व्यापारी का यह कहना है कि मैंने अपने व्यापारी को पेमेंट नहीं किया है तो मैं सरकार को पैसे क्यों देने लगूं। और दूसरी चीज, आप बोलते हैं अगली बार जब आप पेमेंट करेंगे तो वापस आ जाएगा, तो फिर रिफंड के लिए चक्कर कराते काटते रहो। तो कुल मिला के समय जो आ गया है व्यापार को सहूलियतें देने का है, परेशान करने का नहीं है। मनीष कौशल का कहना है कि सरकार को व्यापारियों को और जो आम नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए सरलता लानी चाहिए, ना कि इतने कठिन नियम बनाए जिनसे वो परेशान हों। टैक्स एडवोकेट शरद पुंज, हम जानना चाहते हैं शरद जी, क्या होना चाहिए अगले बजट में। सबसे पहले तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को 6वां ये बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं, और मेरा एक निवेदन है कि धार्मिक संस्थानों में जो इनके टैक्स लगाने का प्रोसीजर है, ये इसके ऊपर बहुत जटिल होता जा रहा है। इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए और सभी धार्मिक संस्थानों को एक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है इनसे। तो क्या अभी मंदिरों में टैक्स ज़्यादा लगता है या ट्रस्टों में ज़्यादा लगता है? इस समय हम देख रहे हैं कि मंदिरों के ऊपर और ट्रस्ट्स के ऊपर जो जन कल्याणकारी कार्य करते हैं उनके ऊपर नोटिसेज और उनकी जांच कुछ ज़्यादा जटिल तरीके से की जा रही है और बड़े बड़े नोटिसेज उनको रिकवरी के भेजे जा रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। क्योंकि अक्सर धार्मिक संस्थान जो हैं वो वेलफेयर का काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं, सैकड़ों लोग उससे जुड़े रहते हैं
और जिनकी आजीविका का भी स्रोत होता है, और अधिकतर ये बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उस तरह से उनकी आजीविका को देते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा एक सहानुभूति पूर्वक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। शरद पुंज का कहना है कि जो धार्मिक संस्थाएं और ट्रस्ट है जो धर्मदा काम करते हैं, उन्हें टैक्स की जो शिकंजा कसा जा रहा है उससे बचाना चाहिए। नित्या मालवीय एक स्टूडेंट है, मैं जानना चाहता हूँ नित्या, क्या सरकार से आपके एक्सपेक्टेशन है बजट में? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी अभी स्टार्टअप्स के लिए वो लोग लोन्स देते हैं हमें, तो वो उस पर थोड़ी छूट लाएं और कमी उस पर करके ज़्यादा लोन्स हम लोग प्रोवाइड करें, और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इजी करें हमारे लिए कि हमें लोन्स लेने में आसानी हो, और थोड़ी उसकी सस्ता भी होना चाहिए। मतलब अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, सब लोग उसको गेन नहीं कर पाते हैं, अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ वो देते हैं उसको सब बच्चों के लिए लेना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कुछ तो बहुत आसानी से ले लेते हैं, पर कुछ कुछ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ कुछ को पता ही नहीं रहता है आज की यूथ को कि क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमें। तो इसलिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो जितना भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो उसे बताएं कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें कैसे उस पर करना चाहिए, मतलब अमल करना चाहिए उस पर। तो बस स्टूडेंट का कहना है कि ये भारत में वाहन लोन सस्ता है, एजुकेशन लोन महंगा है। अब एजुकेशन लोन को भी कम दरों पर दिया जाना चाहिए। थोक साड़ियों के व्यापारी नवनीत जैन से जानना चाहता हूँ, बजट में आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं? अभी जो बजट आ रहा है, वैसे तो जनरली ये चुनावी बजट होगा तो उसमें ज़्यादा कोई घटबढ़ की तो उम्मीद है नहीं, और आज तक जो भी बजट आए हैं सब दूसरों को देने के लिए आए। व्यापारी के नाम से आज तक कोई बजट हमें मिला नहीं कि कभी छोटे व्यापारियों को कोई पेंशन स्कीम दे दें या छोटे व्यापारियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दे दें। ऐसे कोई बजट आज तक मिले नहीं जो व्यापारियों के हित में हो, जबकि व्यापारी तो सारा टैक्स कलेक्ट करके भी देता है और उसके बाद भी व्यापारी ही सारा टैक्स देता है जिससे इनका सारा राजस्व चलता है। उसके बाद भी आज व्यापारियों के लिए कभी भी कोई आज बजट नहीं आया। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस बार का बजट छोटे व्यापारियों के नाम से कर दें तो कम से कम व्यापारियों के हित में भी ये काम हो जाएगा सरकार का। नवनीत चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए अब सरकार कुछ विचार करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके व्यापारी ही देते हैं। किराना और जनरल स्टोर्स हर भारतीय के रोज के उपयोग की चीज़ है। चेतन से मैं जानना चाहता हूँ, चेतन ये बताइए कि बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके एक किराना व्यापारी और जनरल स्टोर्स व्यापारी के रूप में? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी है इस बार, लेकिन सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि जिससे हमारा रिटेल मार्केट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जैसे जितने मेजर जाइंट्स अभी होते जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसा लगता है कि सरकार की लीनियंसी बहुत ज़्यादा है इस बार। पिछले कुछ सालों से कोरोना के बाद से तो और ज़्यादा मार्केट अफेक्ट होने लगा है। तो कुछ ऐसे टैक्सेशंस इन बड़े जाइंट्स के ऊपर लागू होना चाहिए जिससे रेट उससे कॉम्पिटिटिव हो और जो रिटेल मार्केट में एकदम सन्नाटा है वो थोड़ा सा ऊपर आए। रिटेल मार्केट की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्यापारी वर्ग इस समय पे सबसे ज़्यादा पिसा जा रहा है। कारणवश यही है कि ऑनलाइन मार्केट और जितने मेजर जाइंट्स हैं उनके पास में रेट्स ऐसे हैं कि हम कॉम्पीट ही नहीं कर सकते उनसे। दूसरी चीज़, एक चीज़ ऑडिट लिमिट की अगर मैं बात करूं तो सब चीज़ों की रेट्स में इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इस समय पे, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, और ऑडिट लिमिट अभी भी सरकार की वहाँ पर है। तो जब अगर वैसे भी अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे, अगर आप कोई भी सेल्स अगर किसी की बढ़ेगी, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन चीज़ों का रेट है। जो चीज़ पहले 30 रुपये थी आज की रेट में वो 50 रुपये या 60 रुपये होगी, डबल के मुताबिक हो रही है। लेकिन ऑडिट लिमिट सरकार अभी भी 1 करोड़ ही करके रखी हुई है। थोड़ी सी अगर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है चीज़ों के रेट्स में, चाहे आप कपड़ा देख लीजिए, चाहे मोबाइल्स देख लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, तो उसके कारण थोड़ा सा सरकार को ऑडिट लिमिट भी बढ़ाना चाहिए। चेतन का मानना है कि जो रिटेलर्स हैं उनका सीधा कंपटीशन बड़े मॉल और जाइंट से हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ उनके ऊपर टैक्सेशन होना चाहिए ताकि ये उनसे कॉम्पिटिट कर सके। एक महिला वित्त मंत्री से महिलाएं क्या चाहती हैं ये हम जानते हैं ऋतु से। ऋतु, ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप? क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण
टैब के साथ फोटो खिंचाते हुए और अब अंदर की तरफ रुख करते हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठवीं बार है जब अंतरिम बजट पेश करेंगी। बस अब से कुछ ही देर में बजट पेश करेंगी। कुछ बड़ी वित्तीय घोषणाएं तो संभव नहीं है इस बजट पे होंगी। नीतिगत घोषणाएं इस बजट में नहीं होती हैं क्योंकि चुनाव से पहले कुछ वक्त पहले ये बजट पेश किया जा रहा है। ज्यादा अगला बजट पेश होने तक इस बजट को लागू किया जाएगा। क्या चाहते हैं युवा, बुजुर्ग, व्यापारी, ये हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि कितनी उम्मीदें इस बजट से हैं। इस उम्मीदों के बजट का बेसब्री से इंतजार लोग कर रहे हैं। आज पेश होगा ये अंतरिम बजट। तो फोटो सेशन के बाद अंदर जाते हुए निर्मला सीतारमण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी पूरी टीम के साथ हैं वो, और डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश किया था। लाल पाउच के पैक टैबलेट को मीडिया के सामने पेश किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 महीने के अंदर देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो चुनावी साल है, इसीलिए ये पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन काफी अहम बजट ये है अंतरिम बजट। आम बजट से छोटा होता है अंतरिम बजट। बड़ी वित्तीय घोषणाएं इसमें नहीं होती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ इस बजट के जरिए दिया जाए। इस बजट से कोशिश की जाएगी कि हर वर्ग को लुभाया जाए, क्योंकि चुनाव से पहले किसी को भी नाराज नहीं करना चाहेगी सरकार।